हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँचती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका मतलब वो सारे एक्टिविटीज़ जो कल्टीवेशन, किसी क्रॉप के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जैसे आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करती हैं तो वो जिस फील्ड में करते हैं तो उस फील्ड का प्रैक्टिस होता है। तो एग्रीकल्चर में आप क्या लगाते हैं? क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। तो क्रॉप के कल्टीवेशन में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry. What is animal husbandry? Rearing animals with proper food, shelter and care on a large scale is called animal husbandry. ठीक है, जो भी आप जानवरों को पालते पोसते हैं, ठीक है, उनको भोजन देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनकी केयर करते हैं, और जब इसको एक लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक, वो लोग कहते हैं ना कि हेन्स और ढेर सारे रख लेते हैं लोग, एक का व्यापार करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो बड़े पैमाने पे कम से कम हज़ारों, 2000, 4000 मुर्गियाँ लेके आते हैं और उसको रियर करते हैं, साथ में उसकी फूड, शेल्टर और केयर तीनों को बराबर ध्यान रखते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज़ क्रॉप? द मेन कीवर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज़ क्रॉप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप है क्या। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि क्रॉप और ट्रीज़ में डिफरेंस होता है, क्योंकि ट्री जो होता है वो इकलौता होता है, प्लांट भी जो होता है वो इकलौता होता है, लेकिन क्रॉप क्या होता है? Plants of same kind cultivated at one place on a large scale are called a crop. ठीक है, जब सेम काइंड के प्लांट एक ही जगह पे बड़े स्केल में लगा दिए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वीट का खेत हो गया, राइस हो गया, तो उसमें क्या है, आप ये बोलोगे कि अगर मैं उसमें से एक प्लांट लेके आऊँ तो मैं पूछूंगी ये किसका प्लांट है, तो आप बताओगे वीट का प्लांट है। ठीक है, तो वो वीट का प्लांट पूरे खेत में पता नहीं कितने प्लांट होंगे, तो जब सेम काइंड ऑफ प्लांट पूरे खेत में लगा दिए जाते हैं लार्ज स्केल पे तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलाइज़र। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? Fertilizers are the chemicals that are rich in particular nutrient and added to the soil for the healthy growth of crops. ठीक है, फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल होते हैं या तो केमिकल होते हैं जो कि किसी न किसी न्यूट्रिएंट में, चाहे जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट ले सकते हैं आप, अमोनिया ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, ठीक है, किसी एक न्यूट्रिएंट में वो बहुत रिच होता है, मतलब वो चीज़ उसमें भरपूर पाई जाती है और उसको हम अपने मिट्टी में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं? सॉइल में। सॉइल में मिलाते हैं ताकि हमारा क्रॉप्स जो है उसका ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल। वो एक ऐसा केमिकल है जिसमें किसी एक न्यूट्रिएंट की मात्रा भरपूर होती है, रिच होता है। ठीक है, और उसको मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि अगर उस मिट्टी में हम जो भी क्रॉप्स लगा रहे हैं उसका ग्रोथ बहुत हेल्दी हो। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट है ग्रैनरीज। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें डाउट है या फिर स्पेलिंग वगैरह कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रैनरीज। व्हाट इज़ ग्रैनरीज? तो देखो, ग्रैनरीज जो है वो ग्रेन वर्ड से ही बना हुआ है।
ठीक है। ग्रैनरीज आर द स्टोर हाउसेज टू स्टोर द ग्रेन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट। ठीक है। जनरली क्या होता है, जब छोटे पैमाने पे या फिर छोटे स्मॉल स्केल पे अगर हम ग्रेन्स को कल्टीवेट करते हैं तो उसको ला के हम स्टोर कर देते हैं, ऐसे ही बाहर छोड़ दिया करते हैं जिसमें बोरी में भर के। तो क्या होता है, उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं और रैट्स जो हैं वो भी उसको खा डालते हैं। ठीक है। तो पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से बचाने के लिए जो भी स्टोर हाउसेस हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ग्रैनरीज। ठीक है। तो ग्रैनरीज वो स्टोर हाउस है जिसको जहाँ ग्रेन को स्टोर किया जाता है और उसे पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। ठीक है। हार्वेस्टिंग का मीनिंग है कि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उस फसल को क्या कहता है, फिर उसको कटिंग का टाइम आ जाता है। तो ये जो कटिंग है ना, ये आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग। किसका कटिंग? मैच्योर क्रॉप का। या तो आप हाथ से कटाई करो या तो आप मशीन से कटाई करो, चाहे जैसे भी कटिंग करोगे उसको क्या कहा जाएगा, हार्वेस्टिंग। क्लियर है। इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? Irrigation, the supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. ठीक है। जब पानी की सप्लाई लगातार एक एप्रोप्रिएट इंटरवल पे, जैसे आप अगर हर हफ्ते पानी दे रहे हो या फिर 15-15 दिन पे पानी दे रहे हो या पर मंथ दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंटरवल बना रहे हो उस इंटरवल पर लगातार आप अगर अपने क्रॉप को पानी सप्लाई कर रहे हो तो उस सप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, इरिगेशन। ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल आर कॉल्ड इरिगेशन। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, और ज़ैद भी आता है। ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या पूछ रहा है, खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, वो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। वो सारे क्रॉप्स जो हम बरसात में लगाते हैं, देखो हम भुट्टा खाते हैं, धान लगता है, उसके धान को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या है, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। ठीक है। ये जो मैन्योर है ये भी एक टाइप का फर्टिलाइज़र्स है, लेकिन फर्टिलाइज़र और इसमें यही डिफरेंस होता है कि ये नेचुरल होता है और जो फर्टिलाइज़र होता है वो इंडस्ट्री मेड या फिर फैक्ट्री मेड या फिर आप मैन मेड कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। ठीक है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जब प्लांट को डिकम्पोज कर दिया जाता है या फिर एनिमल्स के वेस्ट जो होते हैं, गोबर, उसको जब डिकम्पोज करके जो भी बनाया जाता है सब्सटेंस, उसको क्या कहा जाता है, मैन्योर। नेक्स्ट कीवर्ड है प्लॉइंग। प्लॉइंग इज़ अ टूल used to turn or tilling the soil in field during soil preparation। ठीक है। ये एक ऐसा टूल है, हथियार है, जो कि मिट्टी को टर्न करने के लिए, ठीक है, पलटने के लिए, टिलिंग करने के लिए, मिट्टी को ढीला करने के लिए और मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए। हमें पता है हम कोई भी क्रॉप लगाने से पहले क्या करते हैं, खेतों में पानी डालते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं। ठीक है। तो जो जुताई का प्रोसेस में हम जो भी टूल यूज़ करते हैं, जो हल होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लॉइंग। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है। वो क्रॉप्स जो ठंड के सीज़न में लगाए जाते हैं। अब आप सबको तो पता ही है कि ठंड के सीज़न में हमें क्या क्या मिलता है, वीट, ग्राम चना मिलता है, मटर, पी,
मस्टर्ड, सरसों के खेत देखने को मिलते हैं ठंड के टाइम, ठीक है। तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है? ये सब रबी क्रॉप्स हैं। अब ये भी पता है आपको कि रबी क्रॉप्स कब से कब तक लगाए जाते होंगे, ठीक है। ठंड का सीज़न कब आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। मेनली नवंबर से स्टार्ट होता है। अब सीड्स क्या होता है, ठीक है। सीड्स आर द ग्रेन्स और राइपेंड ओव्यूल्स ऑफ द प्लांट यूज्ड फॉर सोइंग, ठीक है। आपको पता है कि जो सीड्स होते हैं, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन में जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट में जो ओव्यूल पार्ट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड्स में, ठीक है। तो सीड वो अनाज होता है या फिर ओव्यूल, पका हुआ ओव्यूल होता है जो कि किसी प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। उसको हम लगा देते हैं तो वो फिर से एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिलो। सिलो, व्हाट इज सिलोज? सिलोज आर द लार्ज स्टोरेज टैंक टू स्टोर द ग्रेन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। सिलोज क्या होते हैं? वो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स होते हैं जिसमें हम ग्रेन को स्टोर करते हैं ताकि उनको पेस्ट से, रैट से और इंसेक्ट से बचाया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है? burying the seeds in the soil at proper distance and depth is called sowing, ठीक है। जो बीज लगाया जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग। तो मतलब कि बीज को दफनाना, बीज को मिट्टी में दफन करना एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, मतलब अगर आप एक बीज यहाँ लगा रहे हैं फिर एक बीज यहाँ लगा रहे हैं तो ये प्रॉपर डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलो, और एक प्रॉपर डेप्थ पे। ऐसा नहीं कि कोई बीज ऊपर ही रह गया, कोई बीज आपने एकदम नीचे डाल दिया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर के कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। आप अगर चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज। व्हाट इज स्टोरेज? कीपिंग थिंग्स सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लेटर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना। जब हम किसी भी चीज़ को लंबे समय के लिए सेफ रखते हैं बाद में यूज़ करने के लिए तो उसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज, ठीक है। व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मशीन आपने देखी होगी। थ्रेसिंग मशीन में क्या होता है, जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो आप जो प्लांट होता है उसको क्या करते हैं, उस थ्रेसर मशीन में डाल देते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, आपके ग्रेन्स एक साइड हो जाते हैं और भूसा जो हस्क होता है वो एक साइड हो जाता है। तो उसमें हो क्या रहा है? थ्रेसिंग में सेपरेशन होता है। The separation of grains from the chaff. What is chaff? Chaff is the stem of the plant, ठीक है। सॉरी, इट इज़ द, जैसे ये धान है आपका, तो धान जिस कवर में होता है, आउटर कवर, उसको क्या कहा जाता है? चाफ, ठीक है। व्हाट आर वीड्स? अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ द क्रॉप्स, ठीक है। वो अनडिजायरेबल प्लांट, जो अनचाहे प्लांट होते हैं, जो क्रॉप के साथ खुद ब खुद नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। नेचुरली ग्रो कर जाना, जैसे हम खेतों में कोई भी अनाज लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है? घास उगाते हैं, ठीक है। उसकी हम लोग निराई करते हैं, घास को निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस प्लांट को वीड्स कहा जाता है, उस घास को वीड्स कहा जाता है, ठीक है। व्हाट आर वीडिसाइड्स? Weedicides are the chemical used to kill the weed that naturally grown along with the crop, ठीक है। weeds आपको समझ में आ गया, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं क्रॉप के साथ उगने वाले, ठीक है। तो वीडिसाइड क्या होगा? वीडिसाइड वो केमिकल होता है जो इस वीड्स को मारने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, जो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रोन कर जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उस केमिकल को क्या कहा जाता है? वीडिसाइड्स, क्लियर है। व्हाट इज़ विनोइंग?
Winnowing is the process to separate heavier and lighter components of the mixture of the wind or by blowing airs। ठीक है, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट किस्म, जैसे कोई भी मिक्सचर है फूड ग्रेन में अगर हम उसके लाइटर कंपोनेंट को चाहते हैं हैवियर कंपोनेंट से अलग करना, तो हम विनोइंग करते हैं, आगे फ़ैन लगा देते हैं। आपने देखा होगा गाँव में कि लोग जिसको क्या कहते हैं, उसाना कहते हैं शायद, आगे फ़ैन लगा देते हैं, फ़ैन से पंखा चलता रहता है और साइड में क्या करते हैं, और उसको दूर ऐसे गिराया जाता है। जो वो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं, जो हैवियर होते हैं वो पास में ही यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा लाइटर कंपोनेंट हैवियर कंपोनेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, विनोइंग प्रोसेस, जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट के मिक्सचर को हवा के द्वारा या फिर ब्लोइंग एयर के मदद से अलग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये कीवर्ड्स ख़त्म होता है। ठीक है, कीवर्ड्स ख़त्म हो गया। अब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही इसके डिफिनीशन भी आपको प्रोवाइड की गई है, आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे और आपसे कोई भी हमारी वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या क्या कौन कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे कीवर्ड्स, एल्गी। व्हाट इज एल्गी? Algae is one of the major group of microorganisms. Some algae are single-celled while many algae are multicellular. ठीक है, ये algae है। algae का मतलब होता है काई आपने देखा होगा, जो पानी कहीं पे ज़्यादा देर तक जमा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं। उस ग्रीन पैच को क्या कहा जाता है, एल्गी। ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कुछ एल्गीज जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे सिंगल सेल्ड में और क्या आता है, अमीबा को आपने देखा है, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल एक मेम्ब्रेन होता है, सब कुछ सिंगल होता है उसमें। ठीक है, वो सिंगल सेल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एल्गीज भी पाए जाते हैं जिनमें एक नहीं, एक से कई ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक होता है ये एक प्रकार की दवा है। आप सभी ने सुना होगा, जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर वायरल फीवर वगैरह कुछ भी हो जाता है हमें, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, एंटीबायोटिक चलाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, ये एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई एक मेडिसिन होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो डिजीज़ जिसकी वजह से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी ग्रो कर रही होती है, उसको किल करने के लिए या तो स्टॉप करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो उससे, उस बीमारी से फाइट करने के लिए उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज़ ये हमारी बॉडी में ग्रो करा देता है, जिसकी वजह से वो उस डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्लियर है। एंटीबायोटिक एक दवाई होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, और इसका काम क्या होता है, ये जो भी हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देता है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। ठीक है, अभी हमने बताया कि एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को जनरेट करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ फाइट अगेंस्ट द डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स दैट इंटर्स आवर बॉडीज़।
ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स से फाइट करते हैं कि वो हमारी बॉडी में जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं जिससे हमें बीमारी हो सकती है, तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा आपका होता है उसी टाइप से ये बैक्टीरिया भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सम बैक्टीरिया आर गुड फॉर अस वाइल अदर कैन मेक अस सिक। ठीक है। बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए गुड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हमें बीमार बना सकते हैं। ठीक है। जैसे गुड क्या हो सकता है, जैसे हमारे दूध से दही जो बनता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो हमें दही बनाने में मदद करती है, कर्ड बनाने में मदद करती है। तो उसको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमें कई टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर्स। व्हाट आर कैरियर्स? कैरियर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कैरियर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स को कैरी करने का काम करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है। ठीक है। तो इतना समझ में आया कि कैरियर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी वाले माइक्रोब्स को कैरी करने का काम करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी होता है, लोग मक्खी से अपने खाने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा मक्खी से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मक्खी होती है ये अपने साथ माइक्रोब्स को कैरी करती है जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। जो मच्छर होते हैं एनोफिलिस, एडिस, ये सब क्या करते हैं, मलेरिया, डेंगू ये फैलाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके पास उस डिजीज़ से रिलेटेड माइक्रोब्स वो कैरी करता है। ठीक। तो जिस वजह से हमें डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट कीवर्ड है कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब आप इसका मीनिंग सही समझ में आ रहा होगा इसके वर्ड से। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेशन योग्य हो। ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। Microbial diseases that can be transmitted from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। ठीक है। ये माइक्रोबियल डिजीज़ है। माइक्रोबियल डिजीज़ मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज़ होता है। तो ऐसे डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर लें या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो या तो हवा के द्वारा, या तो पानी के द्वारा, या तो फूड के द्वारा, या फिर कोई फिज़िकल कांटेक्ट किसी भी प्रकार का। ठीक है। उससे अगर ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है तो उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके अंदर उस डिजीज़ से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए होंगे जिसकी वजह से उसको वो बीमारी है। ठीक है। तो उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या तो हवा, पानी या फिर फूड, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़। What is fermentation? Fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation। ठीक है। जब जो शुगर होता है, चीनी, उसको जब अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है। आप सभी को पता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि अल्कोहल किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो आप सभी को पता है अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ठीक है। फंजाई, व्हाट इज़ फंजाई?
Fungi is a microorganisms that helps to convert nitrogenous waste of dead plants and animals into nitrogenous compound are again used by plants। ठीक है, जो फंजाई होते हैं वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं उनके वेस्ट से जब डिके हो जाते हैं तो डिके होने की वजह से जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है और जो प्लांट से और जो एनिमल से उससे जो भी उनके डिके होने के बाद जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। और वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और जैसे ही वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? फंजाई। ठीक है, फंजाई का मतलब होता है फंगस। फंगस इज़ अ सिंगुलर वर्ड एंड फंजाई इज़ अ प्लूरल वर्ड। फंगस क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे ब्रेड वगैरह में लग जाता है, जो ग्रीन ग्रीन पैचेस थोड़े छोटे छोटे लग जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो सब फंगस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। व्हाट इज़ लैक्टोबैसिलस? आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लैक्टोबैसिलस का नाम लिया था। ठीक है, किस में लिया था? बैक्टीरिया में। Lactobacillus is a friendly bacterium, helps to convert milk into curd। अब ये क्या है? ये हमारे लिए एकदम फ्रेंडली बैक्टीरियम है जो हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाता, ये हमारे लिए बेनिफिशियल में आता है। ठीक है, तो जो फ्रेंडली बैक्टीरियम है वो हमें दूध से दही बनाने में मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन वार्म मिल्क एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड। ये जो बैक्टीरिया है ये अगर दूध थोड़ा गर्म होता है, हल्का गर्म, ठीक है, तो उसमें इस टाइम ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है वो दूध जो है वो धीरे धीरे उसका टेस्ट जो है वो सौर की तरफ चला जाता है और वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इस चैप्टर का मेन जो कीवर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम नेकेड आइज। ठीक है, ये एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आइज से, सूक्ष्म आँखों से नहीं दिखाई पड़ता। मोस्ट ऑफ देम कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल, अब साइकिल से आपको समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ ऐसे घूमते 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 वापस चले आए यहाँ पे, उसी को साइकिल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आपने पढ़ा है कि कैसे पानी जो है पहले कन्वर्ट होकर रेन से हमारे लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है, फिर लेक्स रिवर के बाद वो पानी इवापोरेट होकर धीरे 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 वापस से ऊपर पहुंच जाता है। उसी टाइप से ये नाइट्रोजन साइकिल भी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एंड अगेन इनटू इट्स कन्वर्जन टू नाइट्रोजन गैस बाय सम बैक्टीरिया और कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % है नाइट्रोजन गैस? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, 78%। ओके, ये पॉइंट आप नोट करते चलो। ठीक है, ये 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन होता है फिर से इस नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से जब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, blue green algae and nitrogen fixing bacteria converts the nitrogen present in atmosphere to nitrogen compound and then
मिक्स इट विथ सॉइल। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा पिछले क्लास में भी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ताकि ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये जब उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है तो वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है। और आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के द्वारा ही किसी भी कंपाउंड को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जब वाटर सॉल्युबल बन जाता है तो वो ईजिली प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है मिट्टी से। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन कंपाउंड को फिक्स करने का जो काम होता है उसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, pasteurization. What is pasteurization? Pasteurization is the process to prevent the growth of microbes in the milk. आपको पता है दूध जो होता है उसको थोड़ा देर कच्चा अगर छोड़ दिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया ईजिली ग्रो कर जाते हैं। इसलिए हमें दूध को ज़्यादा देर रखने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो उसको फ्रिज में रखना होता है या तो फिर उसको टाइमली गर्म कर दिया जाता है। क्यों गर्म कर दिया जाता है, उबाला क्यों जाता है, उबाला इसलिए जाता है कि उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ ख़त्म हो जाए। ठीक है, माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाए, मर जाए। ठीक है, तो पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दूध में माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर उबाला जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसे अचानक से तुरंत ठंडा किया जाता है और तुरंत उसको स्टोर कर लिया जाता है पैकेट में। ठीक है, व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। अभी मैंने पीछे बताया हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, उनको कैरियर कहा जाता है। तो ऐसे कैरियर जो डिजीज़ को अंजाम देते हैं, ठीक है, जो डिजीज़ कॉजिंग होता है, ऐसे कैरियर्स, तो उन कैरियर्स को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस। इट कॉजेज डिजीज इन प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग। ठीक है, अब ये केवल ह्यूमन बींग में ही नहीं, ये प्लांट में भी बीमारी फैलाते हैं, उसके साथ साथ एनिमल्स में भी फैलाते हैं। ठीक है, वाटर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन प्रिवेंटिंग एनीथिंग फ्रॉम स्पॉइलिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप नष्ट होने से बचा लो, वही प्रोसेस जो है उसको क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, जब हम जिस चीज़ को, अगर मिल्क को बचाते हैं स्पॉइल होने से तो उसको मिल्क प्रिजर्वेशन कहा जाता है। अगर हम भोजन को बचाते हैं तो उसको फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोटोजोआ? ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, उसी तरीके से ये जो प्रोटोजोआ होता है ये भी एक प्रकार का सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं, देखते हैं क्या है, राइजोबियम। व्हाट इज़ राइजोबियम? राइजोबियम का नाम अभी मैंने पीछे लिया है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस क्रॉप्स या फिर प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज, या फिर ग्राम, या फिर जो पल्सेस होते हैं उसके प्लांट में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, ये जो पल्स होते हैं, जो भी पल्स वाले ग्रेन्स होते हैं, उनके रूट्स में
उनके रूट के नोड्यूल्स में ये वहीं पे पाए जाते हैं, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम बस इतना होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में ताकि प्लांट इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। व्हाट इज़ वैक्सीन? Vaccine, weak or dead microbes of disease introduced to a healthy body through injection or orally. These are called a vaccine. जो वीक और डेड माइक्रोब्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के, वो एक हेल्दी बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये इंजेक्शन से या फिर ओरल पिल्स दिए जाते हैं, गोली, टैबलेट। तो ऐसे टैबलेट या फिर इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? वैक्सीन कहा जाता है। और क्या, ये जो वैक्सीन होता है ये बीमारी के पहले दिया जाता है ताकि वो बीमारी हमारी बॉडी में, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में इंटर ना करें। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वायरस। वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन reproduce only inside the cells of the host organism which may be bacterium, plant और एनिमल। वायरस भी जो है वो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर ही ग्रो करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट का नाम आपने सुना होगा। ईस्ट जो है वो हम कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी फूड आइटम्स में कुछ ब्रेड वगैरह के लिए तो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम उसको खस्ता बनाने के लिए ईस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अल्कोहल बनाने के काम में आता है। अभी हमने पढ़ा था ना फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ठीक है। तो जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो उस टाइम भी इस ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ आंसर्स हैं। अगर ये क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन बुक में दिख रहा हो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में माइक्रोस्कोप, बी में नाइट्रोजन, सी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डी में बैक्टीरिया। टिक द करेक्ट में ए का सेकेंड आंसर सही है, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, ई का थर्ड और एफ का भी थर्ड। ठीक है। मैच द कॉलम में फर्स्ट को ई से मैच कराएंगे, सेकेंड वन को ए से, थर्ड को बी से, फोर्थ को सी से, वी को डी से और सिक्स को एफ से। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 3 के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम कीवर्ड से। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिए और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हो। ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कीवर्ड एक्राइलिक। व्हाट इज एक्राइलिक? एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर। ये एक सिंथेटिक फाइबर है। आपको पता है कि फाइबर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल जो हमें नेचुरली मिलता है, सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। Acrylic fiber appears to resemble wool and is used to make sweaters, shawl and blankets. ये जो होते हैं ये ऊन की तरह दिखाई देते हैं और ये जनरली स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है आर्टिफिशियल सिल्क। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क इज़ अ मैन-मेड फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है। ये जो लकड़ी की छाल होती है उसका जब केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उससे ये बनता है। ये जो है ये मैन-मेड फाइबर में आता है, मतलब आप इसको एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं जो कि लकड़ी के पल्प्स से उसका जब केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उससे बनता है।
आर्टिफिशियल सिल्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेयॉन। आपने बताया रेयॉन का क्लॉथ आपने देखा होगा, रेयॉन जो होता है उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ये हमें नेचुरली कहीं से नहीं मिलता, ये मैनमेड होता है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है जो कोयले, पानी और हवा के द्वारा बनता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कीवर्ड्स है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है। प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक जो है इसको ईजिली माउल्ड कर सकते हैं। माउल्डेबल मतलब इसको हम पिघला के कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं। इसको कोई भी हम आकार दे सकते हैं। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब एक बार कोई चीज़ टूट गई तो उसको फिर से हम पिघला कर फिर कोई नया चीज़ या खिलौना वगैरह बना सकते हैं। रीयूज दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड इसको किसी भी कलर्ड में चेंज कर सकते हैं। मेल्टेड इसको पिघलाया जा सकता है। इसको शीट में बनाया जा सकता है और वायर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये ड्रेस मटेरियल के बनाने के काम आता है। आपको पता है पॉलिस्टर का कपड़ा काफ़ी मोटा होता है। पॉलिस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली, और एक चीज़ कि इसमें सिकुड़न नहीं पड़ता है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, ये ईजली वॉशेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड इज़ पॉलीमर। पॉलीमर इज़ अ लार्ज सिंगल यूनिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल सिंगल यूनिट्स। ये जो कई सारे स्मॉल सिंगल यूनिट्स जो होते हैं उनको कंबाइंड करके एक लार्ज यूनिट बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीथीन। व्हाट इज़ पॉलीथीन? पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। अब आपको पता है कि आप बोलोगे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, इस सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। ये पॉलीथीन के बैग जो सब्जी खरीदने के लिए आता है ना मार्केट में, वो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो इसी पॉलीथीन्स के बने होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हाट इज़ रेयॉन? रेयॉन अभी हमने पढ़ा, इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। रेयॉन इज़ मैनमेड फाइबर ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। ये मैनमेड फाइबर होता है और ये वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। रेयॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स आर man-made fibers. Different types of synthetic fibers are rayon, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर मैंने बता दिया पहले ही कि एक नेचुरल फाइबर होता है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर को हम मैनमेड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें ये अपने जितने भी पीछे पड़े हैं, एक्राइलिक हो चाहे आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, रेयॉन, ये सारे क्या हैं? ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड टेरिडीन। व्हाट इज़ टेरिडीन? टेरिडीन इज़ अ पॉलिस्टर फाइबर, इट डज नॉट गेट रिंकल ईजली। ये भी पॉलिस्टर की तरह ही होता है और ये पॉलिस्टर फाइबर ही है और इसमें भी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं और ये ईजली वॉशेबल होता है। तो what is thermoplastic? Plastic that can be bent easily and deformed during heating are called thermoplastic. Thermoplastic वो होता है जिसको हीट करने के बाद ईजिली किसी भी शेप में डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ठीक है, ETC। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स।
Thermoplastic that are molded once and cannot be softened again by heating are called thermosetting plastics। ठीक है, ये जो होते हैं ये हार्ड टाइप के प्लास्टिक होते हैं। अगर आपने इसको एक बार हीट कर दिया तो ये दोबारा सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक। जैसे बैकेलाइट होता है और मेलामाइन होता है, ये दोनों एग्जाम्पल जो होते हैं इनको। ये जो बैकेलाइट होता है ये जल्दी टूटता नहीं है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे और साथ में ही आपको इसके सारे डिफिनीशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और इजीली एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और ये चैप्टर के बीच में आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और वीडियो की डिमांड है, अगर कोई और चैप्टर चाहिए आपको तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके कीवर्ड्स में सबसे पहला कीवर्ड है इलेक्ट्रोड्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स नाम से आप फैमिलियर हो। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रोड्स आर द सॉलिड मटेरियल, इलेक्ट्रोड्स आर द सॉलिड मेटल्स कंडक्टर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा बैटरीज में ये दो टाइप के ऐसे सेल है, ऐसे बैटरीज लगी होती हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इसमें कोई केमिकल फिलिंग किया होता है। तो ये जो दो रॉड दिखाई देता है वो होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो सॉलिड मेटल होता है। मेटल मीन्स ये इजली कंडक्टर होते हैं। मेटल कंडक्टर्स यूज फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। कंडक्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ से कंडक्शन का काम हो सके। ठीक है, A positive terminal electrode is called the anode। जो पॉजिटिव, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड के नाम से जानते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको ये तो पता है कि ये एनायन और कैटायन से बनते हैं, वो हम बाद में चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें अभी हमने बताया आपको कि ये ऐसे कुछ केमिकल होता है। इस केमिकल में यहाँ से निकल के कोई मेटल जो है जब वो इस मटेरियल पे, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगे, उस पे एक लेयर बना लेता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और ये प्रोसेस होता किस चीज़ से है? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। ठीक है, तो पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोई मेटल किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देता है, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। प्लेटिंग का मतलब प्लेट बना देना, लेयर बना देना किसी मेटल पे। ठीक है, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? गुड कंडक्टर। पहले तो सबसे पहले कंडक्टर पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। ठीक है, मतलब ईज़िली आप ये बोल सकते हो ऐसे मेटल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है उसको कंडक्टर कहा जाता है। गुड कंडक्टर क्या हो जाता है?
द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही सेम चीज़, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करेंट को खुद के अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं उसको कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है LED। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? LED। ठीक है, LED हम सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड glows and emits light even when a small amount of electric current flows through it। ठीक है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि स्विच ऑफ होने के बावजूद जो LED बल्ब होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी शाइनिंग या फिर ब्राइटनेस दिखाई पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी रिवर्स करंट आ रहा होता है तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाए तो वो क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो जो LED होते हैं उनको थोड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है ग्लो करने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये कम वॉट के होते हैं, इसलिए आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है और अब कोई 100 वॉट के बल्ब नहीं यूज़ करता। ठीक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट अपोजिट, गुड कंडक्टर का जस्ट अपोजिट। ऐसे मटेरियल जो खुद में से, ठीक है, जो खुद से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? पुअर कंडक्टर कहा जाता है। इन अदर वर्ड आप इसको इंसुलेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप फटाफट से मुझे एग्जांपल बताइए कि कंडक्टर के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और पुअर कंडक्टर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। आई विल चेक एंड रिवर्ट बैक। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इतना ही कीवर्ड्स इसमें है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 5 के कीवर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बन सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।